पहला लोब है, ये दूसरा लोब है और ये तीसरा लोब है। राइट लंग्स के पास कितने लोब आने के कारण एपिग्लॉटिस। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने पिछले क्लास में अच्छे से डायग्राम को बनाकर समझ लिया था। हम वहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए। देखिए ये क्या था, ये नेजल कैविटी होती थी या नेजोफेरिंग्स होता था, नेजल कैविटी या नेजोफेरिंग्स। इसमें बोनी प्रोजेक्शंस पाई जाती थी। इन बोनी प्रोजेक्शन से जब इनहेल्ड यानी कि जब श्वास हम लेते थे तो इनहेल्ड एयर इनसे टकरा कर क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। क्या हो जाती थी, गर्म। क्यों? ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। उसके नीचे ओरोफेरिंग्स होता था, ये पैलेट बोन है, ये पैलेट बोन है, ठीक है। तो ये पैलेट जो है ये नेजोफेरिंग्स पैलेंटाइन बोन होता है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से अलग करता है। पैलेट नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से अलग करता है। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स का एक कॉमन ओपनिंग चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा जगह होता है जहां से एयर, वाटर एंड फूड तीनों आ जा सकते हैं। नीचे की ओर आने पर फेरिंग्स आगे चलकर दो अलग अलग सेपरेट पाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो आगे की साइड पाइप होती है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, जो नीचे की ओर लंग्स में जाएगी, जो नीचे की ओर किस में जाएंगी, लंग्स में। लेकिन ट्रैकिया के ठीक पीछे जो पाइप जा रही होती है उसको हम बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। ये आगे की ओर चलकर किस में जाएगी, स्टमक में जाएगी। जो ट्रैकिया होती थी, ट्रैकिया के अपर पोर्शन में, ट्रैकिया के अपर पार्ट में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो ट्रैकिया होती थी, ट्रैकिया के ओपनिंग को देखिए, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है और उसके ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। ट्रैकिया के ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ट्रैकिया के ओपनिंग को यानी कि उसका जो मुंह है उस मुंह को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम भोजन या पानी को ग्रहण करते हैं तो ये ग्रहण जब हम करते हैं, भोजन या पानी यहाँ पे आता है, तब तक ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है। यानी कि एपिग्लॉटिस ओपनिंग को, ट्रैकिया के ओपनिंग को बंद कर देता है ताकि जो हमारा फूड है या जो क्या है, लिक्विड है, वो कहां पे चले जाए, वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चले जाए। तो यहां तक हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था, ठीक है। अब हम इसके हालांकि इस चैप्टर में हम इसोफेगस का बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हम रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसके बारे में बात करेंगे, ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। देखेंगे ट्रैकिया आगे चलकर किन में जाती है, कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन, मुझे ऐसा लगता है कि नोट डाउन पिछले ही लेक्चर में कर चुके होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और इसका नोट्स लिखना शुरू करते हैं। मिटा दूं? जो हमारा पैलेट होता था, पैलेट किसको किसको सेपरेट कर रहा है, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स को। नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज separated by palate. Anterior part of nasopharynx contain हेयर। जो हमारा नेजोफेरिंक्स का एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट, इसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर करते हैं, इनहेल्ड एयर को फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल से। हेयर जो है ये फिल्टर करते हैं इनहेल्ड एयर को। जब हम सांस लेते हैं, उस सांस लेते समय जो एयर में डस्ट पार्टिकल होता है उनको फिल्टर कर देते हैं, उनको बाहर छांट लेते हैं ताकि जो अंदर एयर जाए वो एयर कैसा हो, डस्ट फ्री हो।
filter the inhaled air from dust particle। देखिए हम एक और डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम बना के देख रहे हैं, सिंपलर। ये हमारा क्या होता था, ये है, ठीक है, ये पैलेट होता था, ये क्या होता था, पैलेट। और यहाँ पे हमारी बोनी प्रोजेक्शन पाई जाती थी, बोनी प्रोजेक्शन ऐसे कुछ करके, बोनी प्रोजेक्शन, ठीक है। ये नेजोफेरिंक्स होता था, उसके नीचे ओरोफेरिंक्स। ध्यान से देखिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजोफेरिंक्स, ये जो पूरा नेजोफेरिंक्स है, इसका आगे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, इसमें क्या होंगे, हेयर्स होंगे, इसमें क्या होंगे, हेयर्स, इनमें क्या होंगे, हेयर। ये हेयर किसमें मदद करती है, फिल्टर द इनहेल्ड एयर, सांस ली गई हवा को छान देती है, छान देती है किन से, डस्ट पार्टिकल से छान देती है। इनमें जो हेयर है वो डस्ट पार्टिकल को छान देती है। अब ये जो एयर जाएगा, अब ये जो एयर जाएगा इनसे होते हुए जाएगा। और एक बात, नेजोफेरिंक्स इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, यहाँ पे एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, इतनी मोटी नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी मोटी नहीं होगी, एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। और ये सिलिएटेड होती है, कैसी होती है, सिलिएटेड। देखिए मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, आपके पास अगर दो कलर हो तो आप डिफ्रेंशिएट करके बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, ये रहा एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजोफेरिंक्स, ये रहा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजोफेरिंक्स। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजोफेरिंक्स इज लाइंड बाय, लाइंड, यहां से शुरू कर रहा हूं, लाइंड बाय, किससे लाइंड होती है, ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए यहां पे मैं एपिथेलियम का बहुत कम मतलब समझा रहा हूं, एपिथेलियम को उसका अलग ही चैप्टर है। एपी मतलब होता है अपॉन, और थीलियल मतलब होता है टिश्यू। किसी भी टिश्यू के ऊपर अगर कोई लेयर आ रही है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। हमारे बॉडी में किसी भी टिश्यू के ऊपर, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी टिश्यू के ऊपर अगर कोई लाइनिंग या कवरिंग आ रही है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। एपी मतलब अपॉन और थीलियल मतलब होता है टिश्यू। तो जो ये नेजोफेरिंक्स दिख रहा है, नेजोफेरिंक्स लाइंड होती है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से। ये ग्लैंड्यूलर का क्या मतलब होता है, ये एक ग्लैंड की तरह काम करती है और ये सिक्रीट करती है म्यूकस को, ग्लैंड की तरह काम करती है और ये सिक्रीट करती है म्यूकस को, सिक्रीट करती है, सिक्रीट म्यूकस। किसको सिक्रीट करती है, सिक्रीट म्यूकस। इनमें सीलिया प्रेजेंट होती है, सीलिया। अब देखिए, अब जो हेयर ने क्या किया, हेयर ने डस्ट पार्टिकल को बाहर रोक दिया है। हेयर ने इनहेल्ड एयर से, हेयर ने इनहेल्ड एयर से डस्ट पार्टिकल को बाहर छान लिया है। लेकिन क्या हेयर बैक्टीरिया को, किसी फॉरेन पार्टिकल को छान सकता है, नहीं छान सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हमारे नेजोफेरिंक्स में पीछे की ओर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है। और इस म्यूकस, जैसे ही बैक्टीरिया कोई इस म्यूकस में जाता है तो वो इस म्यूकस से चिपक जाता है। और ये जो आपको सीलिया दिख रहे हैं, ये सीलिया आगे की ओर बीट करते हैं, आगे की ओर बीट करते हैं, जिसके कारण म्यूकस के साथ वो बैक्टीरिया बाहर चला जाता है, जिसके वजह से जो हमारा नेजोफेरिंक्स होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा रहता है। वो क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है, हमें कोई बीमारी नहीं होने देता है। ठीक है, समझ में आया। ये जो पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब ये हुआ कि ये ग्लैंड की तरह काम करेगी। और ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसी सेल्स या सेल्स का गुच्छा होता है
जिसमें से किसी भी प्रकार का सिक्रीशन हो रहा होता है। तो इससे किसका सिक्रेशन हो रहा है? म्यूकस का। म्यूकस क्या होता है? एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है, स्लाइमी स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस, स्लाइमी स्टिकी सब्सटेंस। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए। म्यूकस जो होता है वो स्लाइमी स्टिकी सब्सटेंस होता है। म्यूकस जो होता है वो स्लाइमी स्टिकी सब्सटेंस होता है। मिटा दूं? मिटाऊं? मिटाऊं? बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल ट्रैप्ड इन म्यूकस। किसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं? म्यूकस में। क्योंकि म्यूकस कैसा होता है? एक चिपचिपा होता है। म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा होता है। जैसे ही बैक्टीरिया हमारे एयर के साथ जाएगा वो म्यूकस में चिपक जाएगा। और क्या करेंगी? सीलिया क्या करेंगी? एंड सीलिया removes bacteria along with mucus। यानी कि जो बैक्टीरिया गया हुआ है वो किसके साथ? म्यूकस के साथ। सीलिया उसको क्या कर देगी? बाहर फेंक देगी। बाहर बीट करेंगी और बाहर फेंक देंगी। बीट यानी कि एक तरफ से ऐसे 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 उनमें मूवमेंट होता है। सीलिया में मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं सीलिया का मूवमेंट या बीटिंग बोलते हैं। सीलिया बीट करती है और जिसके कारण क्या होता है? म्यूकस और बैक्टीरिया जो गया हुआ है वो म्यूकस के साथ साथ बाहर चला आता है। ठीक है, देखिए तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा नेजोफेरिंक्स काम कर रहा है इनहेल्ड एयर को साफ करने में। इनहेल्ड एयर को साफ करने में कैसे हमारा नेजोफेरिंक्स काम कर रहा है। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देख रहे हैं ट्रैकिया का आगे वाला पोर्शन। ये हम बना रहे हैं ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया ये क्या है? ये ट्रैकिया। ट्रैकिया के ठीक पीछे क्या होती है? ट्रैकिया के ठीक पीछे होती है क्या? ईसोफेगस। ट्रैकिया के ठीक पीछे क्या होती है? ईसोफेगस। इस पे क्या होता है? एक फ्लैप होता है, जिस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ये है ट्रैकिया। ये है फूड पाइप। ये स्टमक। आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैकिया को बताने के बजाय मैं इनको क्यों बना रहा हूं, ताकि हम देख सकें कि फूड पाइप ट्रैकिया से किस तरह से रिलेटेड है। फूड पाइप ट्रैकिया से किस तरह? ट्रैकिया आगे की तरफ है। ट्रैकिया किसकी तरफ है? आगे की तरफ। और फूड पाइप पीछे की तरफ। ये अपना किसमें खुल रहा है? ये अपना किसमें खुल रहा है? ये खुल रहा है स्टमक में। और ट्रैकिया आगे की तरफ चलकर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया आगे की तरफ चलकर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया आगे की तरफ चलकर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएंगी। और क्या किस में जाएगी? और वो जाएगी एक एक लंग्स में जाएगी।
एक एक लंग्स में चली जाएगी, एक एक लंग्स में चली जाएगी। तो मैं इस वाले टेक्स्ट को मिटा रहा हूं, इस वाले टेक्स्ट को मिटा दे रहा हूं। ये रहा अपना नेजोफेरिंक्स। हम एकदम सिंपल डायग्राम रख रहे हैं, हमने डायग्राम को देख लिया, अच्छे से देख लिया डायग्राम को। ये नेजोफेरिंक्स है, नीचे वाला ओरोफेरिंक्स है, और ये दोनों कॉमन मिलकर एक फेरिंक्स बना रहे हैं। देखिए ये क्या है, नेजोफेरिंक्स, ये ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। जैसे ही भोजन यहां से इंटर करेगा, जैसे ही भोजन यहां से इंटर करेगा, तो भोजन क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगने के कारण एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा। ये जो एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ये ग्लॉटिस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। देखिए क्या होगा, ये जो ग्लॉटिस आपको दिख रहा है, ग्लॉटिस, ये बंद हो जाएगी। ये किसके कारण बंद हो जाएगी, ये एपिग्लॉटिस के कारण बंद हो जाएगी। और जो फूड पार्टिकल है, वो फूड पार्टिकल किस में चला जाएगा, वो जो फूड पार्टिकल है वो चला जाएगा फूड पाइप में या इसोफेगस में, फूड पाइप या इसोफेगस में, फूड पाइप या इसोफेगस में चला जाएगा। यानी कि जब भी भोजन आएगा, भोजन के आने के कारण एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद कर देगी, और ट्रैकिया को बंद कर देगी तो भोजन किस में चला जाएगा, ये जो भोजन है इसमें चला आएगा, इसमें चला आएगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, एपिग्लॉटिस किसको कवर कर दे रही है, कवर्ड्स ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कवर्ड्स ग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस को बंद कर दे रही है एट द टाइम ऑफ swallowing फूड। एपिग्लॉटिस क्लोजेस ट्रैकिया at the time of swallowing। यानी कि किसी भी चीज को निगलते समय क्या कर दे रही है, ग्लॉटिस को बंद कर दे रही है। ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है, ग्लॉटिस ओपनिंग है ट्रैकिया का, और ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप के ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, गलेट जी। और इसके ओपनिंग को क्या बोलते थे, इसके ओपनिंग को बोलते थे ग्लॉटिस। इसको नोट डाउन कीजिए, सॉलिंग के समय बंद हो जाएगा, एपिग्लॉटिस क्लोजेस ट्रैकिया एट द टाइम ऑफ सॉलिंग so that food enters into food or water enters into किस में, फूड पाइप। नोट डाउन कीजिए, इसको एकदम अच्छे से ड्रॉ करके नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको समझ में आए, समझ में आए। ये हमारा नेजोफेरिंक्स था, ये ओरोफेरिंक्स था। नेजोफेरिंक्स से एयर आती है, एयर किस में चली जाएगी, ट्रैकिया में। लेकिन ओरोफेरिंक्स से जब फूड पार्टिकल या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का एंटरिंग होगा, तो इंटर करते समय ये किस पे प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा एपिग्लॉटिस पर, और जिसके कारण एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगी, और ये फूड पार्टिकल किस में चला जाएगा, फूड पाइप में या इसोफेगस में, फूड पाइप में या इसोफेगस में चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। और इसोफेगस में जाकर ये कहां चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। यानी कि एपिग्लॉटिस क्लोज कर दे रही है ट्रैकिया के ओपनिंग को एट द टाइम ऑफ स्वॉलिंग। फूड को निगलते समय ये ट्रैकिया को क्लोज कर दे रही है, ताकि फूड उसमें नहीं चला जाए। फूड किस में नहीं चला जाए, फूड ट्रैकिया में नहीं चला जाए। अब दो टर्म है, एक है कफिंग एंड स्नीजिंग।
कफिंग और स्नीजिंग में क्या अंतर है, कफिंग में और स्नीजिंग में क्या अंतर है, यानी कि खांसने में और छींकने में क्या अंतर है। हम जब जब भी फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है, फोर्सफुल एक्सपल्सन ट्रैकिया से, जब भी फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है एयर का, मान लीजिए ट्रैकिया से बाहर एयर बहुत ज्यादा फोर्सफुली बाहर निकल रही है, और अगर उस समय ग्लॉटिस ग्लॉटिस खुला है, उस समय ग्लॉटिस खुला है यानी कि एपिग्लॉटिस ऊपर है और ग्लॉटिस खुला है, तो हमको क्या आएगी, खांसी आ जाएगी। खांसी यानी कि एपिग्लॉटिस अभी क्या है, ऊपर की ओर है, एपिग्लॉटिस कहां की ओर, ऊपर की ओर, जिसके कारण क्या होगा, हम खांसने लगेंगे। फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ एयर विथ ओपन ग्लॉटिस, कफिंग। मैं ये डिफरेंस समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कफिंग कब होती है और स्नीजिंग कब कब होती है। ये होता था अपना ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। यानी कि अगर फोर्सफुल एक्सपल्सन हो एयर का, बहुत ज्यादा फोर्सफुल एक्सपल्सन हो विथ ओपन ग्लॉटिस, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ एयर एयर अगेंस्ट ओपन, ओपन क्या, ओपन ग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस ओपन है, अभी ग्लॉटिस क्या है, ओपन, तो हम क्या होंगे, खांसने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, खांसने लगेंगे। फोर्सफुल एक्सपल्सन जब भी होगा, फोर्सफुल एक्सपल्सन जब भी होगा किसके साथ, जब एपिग्लॉटिस ऊपर की ओर है और ग्लॉटिस खुला हुआ है, यानी कि ट्रेकिया खुला हुआ है, सीधा सा बात है, ट्रेकिया खुला हुआ है, तब हम खांसेंगे, तब हम क्या करेंगे, खांसेंगे। लेकिन मान लीजिए फोर्सफुल एक्सपल्सन तो हो रहा है, लेकिन ग्लॉटिस ने क्या किया, ग्लॉटिस ने एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया है, एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया है, तब उस समय हमको छींक आएगी, क्योंकि उस समय हमारा क्या होता है, उस समय ग्लॉटिस बंद हो गया होता है, उस समय ग्लॉटिस बंद हो गया होता है और हम क्या करते हैं, छींकने लगते हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं ये एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई टॉपिक बुक में दिया नहीं है। फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ एयर, फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ एयर विद क्लोज्ड ग्लॉटिस, क्लोज्ड ग्लॉटिस, क्लोज्ड ग्लॉटिस, उतार लीजिए इसको। फोर्सफुल, जब भी एक्सपल्सन फोर्सफुल होगा और अगर ग्लॉटिस खुला रह गया, अगर ग्लॉटिस खुला रह गया तो हम कफिंग होगा, क्या होगा, कफिंग होगा। लेकिन अगर ग्लॉटिस बंद है और तब फोर्सफुल एक्सपल्सन हो रहा है एयर का, तब क्या होगा, स्नीजिंग, यानी कि छींक आएगी, तब क्या होगी, तब छींक आएगी, तब क्या होगी, छींक आएगी। यानी कि छींकते समय हमारा ग्लॉटिस बंद होता है, और छींकते समय ग्लॉटिस बंद होता है, और खांसते समय क्या होता है, ग्लॉटिस खुला रहता है। चलिए मिटाता हूं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रैकिया है वो कैसे डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर कैसे दोनों लंग्स में जाती है, डिवाइड होकर कैसे दोनों लंग्स में जाती है। जो ट्रैकिया थी वो आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जो ट्रैकिया थी वो आगे चलकर दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होगी। तो ये देखिए, अब हम ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड करेगी ऐसे, ये कुछ ऐसे डिवाइड करेगी, ये कुछ ऐसे डिवाइड करेगी, और ये जिस लेवल पे डिवाइड कर रही है, ये जिस लेवल पे डिवाइड कर रही है, अगर हम डोर्सल साइड पर ठीक इसके पीछे जाएं तो ये होगा T5, T5, T5। T5 कहने का क्या मतलब है, थोरेसिक वर्टिब्रे का पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रे,
हमारे डोर्सल साइड पर जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे डोर्सल साइड पर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सर्वाइकल 7 होती है, और सर्वाइकल 7 वर्टिब्रे के बाद थोरेसिक वर्टिब्रे होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होती हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रे है पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर, पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर, अगर हम पीछे से लेवल देखें, किसके अनुसार लेवल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के अनुसार लेवल देख रहे हैं। तो पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। हम ये किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम ये वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो ट्रैकिया है वो तो वेंट्रल साइड पे है, वो तो आगे की साइड पे है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की साइड पे है। और क्योंकि वो बोन है और वहां उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है, इसीलिए हम इसके लेवल पे देख रहे हैं। T5 थोरेसिक वर्टिब्रे 5 नंबर, यानी कि यहां पे होगा कुछ ऐसे, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा 1 2 3 4, T1 T2 T3 एंड T4। ट्रैकिया divides into 2 प्राइमरी, अच्छा ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है, ये राइट साइड। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो दिख रहा है ये डोर्सल साइड पे होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये वर्टिब्रल कॉलम राइट साइड में नहीं है। हम ये ट्रैकिया को देख रहे हैं, ये ट्रैकिया का राइट साइड है और ये ट्रैकिया का लेफ्ट साइड है। ये तो हम लेवल मिलाने के लिए देख रहे हैं कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। हम T5 के लेवल पर देख रहे हैं कि T5 के लेवल पर आते ही जैसे ही ट्रैकिया नीचे की ओर आती है और कहां पे डिवाइड करती है, ये ठीक T5 के लेवल पर जाते जाते डिवाइड कर जाती है। ये जो ट्रैकिया है ये किसके लेवल पे आते आते डिवाइड कर जाती है, T5 के लेवल पर आते आते डिवाइड कर जाती है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मिटाने दीजिए इसको, ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ T5। T5 क्या है, तो रेसिक वर्टिब्रे, पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रे के सामने आते आते डिवाइड कर जाती है। और ये क्या है, ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों, इनको अलग अलग लिखिए, ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। समझ गए होंगे। T5 तक आते आते ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट। इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। यहां तक क्या थी, यहां तक क्या थी, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे की तरफ चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड होंगी इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। ये लेफ्ट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये राइट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये लेफ्ट वाली प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये राइट वाली। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में ही क्यों डिवाइड हुआ है, आखिर जो ये ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में ही क्यों डिवाइड हुआ है। तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लंग्स होती हैं, एक लंग लेफ्ट की ओर होता है, एक लंग राइट की ओर होता है, जिसके कारण ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आखिर जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई 2 ही क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही लंग्स हैं, 2 ही लंग्स हैं, और जिसके कारण ट्रैकिया को 2 पार्ट में ही डिवाइड होना है। मिटाऊं,
अगर ये असर्शन हो जाएगा, अगर ये असर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज वी हैव ओनली टू लंग्स। अगर कोई पूछ दे कि ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ T5, ऐसा क्यों हो रहा है, दो ही क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लंग्स। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्योंकि हमारे पास कितना लंग्स है? हमारे पास लंग्स हैं दो। हमारे पास कितने लंग्स हैं? दो। और जो ट्रेकिया है वो किस लेवल पे डिवाइड कर रही है? वो T5 थोरेसिक वर्टिब्रे 5वें नंबर के लेवल पर डिवाइड कर रही है। और कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? दो पार्ट। लेफ्ट वाला क्या कहलाएगा? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और राइट वाला कहलाएगा राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। मिटा दूं? देखिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमारी लंग्स हैं। ये क्या है? लंग्स। एकदम अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। ये क्या है? हमारी लंग्स। ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? लंग्स। ये लंग है, एक लंग है। और कौन सा लंग है? ये राइट वाला। ये राइट वाला लंग्स है, लंग है। और इधर होगा कुछ इस प्रकार से लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग। और अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी हमने देखा है कि जो ट्रैकिया थी, वो जो ट्रैकिया थी वो पांचवे पांचवे थोरेसिक पे दो पार्ट में ट्रैकिया ने डिवाइड हो। ट्रैकिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है? दो पार्ट में। प्राइमरी ब्रोंकाई एंड, सॉरी, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। ये फर्दर आगे क्या करेंगे? डिवाइड। ये डिवाइड करेगी तीन पार्ट में। ये फर्दर डिवाइड करेगी यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे। इस प्रकार से कुछ डिवाइड करेगी ऐसे। यानी कि ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड की, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई तीन पार्ट में डिवाइड कर गए, तीन पार्ट में डिवाइड कर गए। और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कितने पार्ट में डिवाइड करेगी? एक तो यहां से, एक तो यहां से, और दूसरा यहां से। और दूसरा कहां से? नीचे वाले से। दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, एकदम अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। ये क्या है? राइट साइड। ये क्या है? राइट साइड। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे की तरफ चलकर राइट प्राइमरी ब्रोंकाई तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि राइट लंग के पास, राइट लंग हैव थ्री लोब्स।
जो दाहिना वाला लंग होता है उसके पास कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स। और ये क्या है? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। आप सबके ऊपर बना लीजिएगा, आप सबके ऊपर बना लीजिएगा ऐसे, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। So, so right primary bronchi divided into 3 secondary bronchi. देखिए, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आगे की तरफ चलकर 3 पार्ट में डिवाइड होंगी और एक एक लोब्स के पास जाएंगी। ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है और ये तीसरा लोब है। राइट लंग्स के पास कितने लोब्स होती हैं? 3 लोब्स। और लेफ्ट लंग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स। तो होता ऐसा है कि एक एक लोब्स के पास एक सेकेंडरी ब्रोंकाई जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होगा तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये भी क्या है? ये भी तो सेकेंडरी ब्रोंकाई है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो राइट लंग हैव 3 लोब्स। राइट लंग्स के पास कितनी लोब्स होती हैं? 3 लोब्स। सो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इसी प्रकार से इसके लिए भी सही होगा। लेफ्ट लंग हैव 2 lobes. So primary bronchi divided into, यहां पे लेफ्ट लिख लीजिएगा, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होती हैं। राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होती हैं और एक एक लंग्स के पास सेकेंडरी ब्रोंकाई जा रहा है। लेफ्ट लंग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स होती हैं और इन दोनों के पास एक एक सेकेंडरी ब्रोंकाई जा रहा है। इन दोनों के पास एक एक सेकेंडरी ब्रोंकाई जा रहा है। यानी कि ये जो ब्रोंकाई है इसको हम लोब्यूलर ब्रोंकस भी बोलते हैं। क्यों लोब्यूलर ब्रोंकस क्यों बोलते हैं? इनको हम लोब्यूलर ब्रोंकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसको गैस दे रही है? ये किसके पास एयर को ले जा रही है? ये एयर को ले जा रही है लोब्स के पास। ये एयर को लोब्स के पास ले जा रही है, इसीलिए सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोब्यूलर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं, या मैं मिटा के लिख दूंगा। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटा के लिख दूंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है क्या? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। और ये तीनों सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये दोनों सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। मिटा दूं? मिटाऊं? मिटाऊं? ये राइट लंग, ये क्या है? राइट लंग एंड ये है लेफ्ट लंग। चलिए, बिकॉज
बिकॉज सेकेंडरी ब्रोंकाई goes into each lobes goes into each lobes goes into each lobes so it is also called as lobular ब्रोंकाई। देखिए ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है, और ब्रोंकस इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए। सिंगुलर, अगर एक बोल रहे हैं तो आप ब्रोंकस बोल सकते हैं, ब्रोंकस, और ब्रोंकाई बोल रहे हैं तो वो प्लूरल नंबर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मैं ब्रोंकाई की जगह ब्रोंकस बोल दूं तो आप इतना हाइपर मत हो जाइएगा, आप उसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है और ब्रोंकस सिंगुलर। एक पाइप के लिए आ रहा है, वो जो भी पाइप है वो अकेला है तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंकस, और अगर वो एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। या अगर हमारा मतलब एक से ज्यादा के लिए है तब उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। यानी कि अगर एक बिकॉज सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है, सेकेंडरी ब्रोंकाई सभी लोब्स के पास जा रही है, तीनों राइट लंग्स के पास, तीनों राइट लंग्स के लोब्स के पास और दोनों लेफ्ट लंग के लोब्स के पास। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लोब्यूलर ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूलर ब्रोंकाई। लोब्यूलर ब्रोंकाई। मिटाऊं। अब हम देखेंगे कि आखिर कहां तक डिवीजन हो रहा है, आखिर ये डिवाइड कर करके कहां तक, आखिर किस लेवल तक जाएंगे ये। हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। ये है अपना ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता था, राइट में और लेफ्ट में डिवाइड होता था, राइट में और लेफ्ट में। लेफ्ट वाला कितने में डिवाइड होता था, लेफ्ट वाला दो सेकेंडरी, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है और ये क्या है, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये दो पार्ट में डिवाइड होता था। आगे फर्दर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होंगी, हम उनका नंबर नहीं देख रहे हैं, नंबर हमको बस इतना ही देखना था कि आखिर इसका एग्जैक्ट कितना नंबर था। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब ये डिवाइड होंगी तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी, इनको बोलते हैं सेकेंडरी और इनको बोलते हैं टर्शियरी। प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या है, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है, टर्शियरी ब्रोंकाई। जब टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इसको हम बोलते हैं इनिशियल। अब ब्रोंकाई वर्ड नहीं है, अब ब्रोंक्यूल्स है, क्योंकि और पतली होती जा रही है, और फाइन। ट्रैकिया मोटी थी, उससे कम मोटी प्राइमरी, उससे कम मोटी सेकेंडरी, उससे कम मोटी टर्शियरी, उससे कम मोटी इनिशियल ब्रोंक्यूल, और ज्यादा फाइन, और ज्यादा पतले, नैरो की तरफ बहुत ज्यादा पतला पाइप होते जा रहा है। ये जो विंड पाइप है और ज्यादा पतला हो जा रहा है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। जब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और ज्यादा खूब सारा डिवाइड करती हैं तो डिवाइड करते करते ये जाती हैं कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां जाती हैं ये, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अब आगे की तरफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की ओर जाती हैं, और ये
एल्वियोलाई के पास जाता है। ये किस में जाता है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। समझ गए होंगे? ये धीरे धीरे डिवाइड करके करके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और सारा खूब डिवाइड करेंगी। मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और धीरे धीरे ये किसके पास आएंगी? एल्वियोलर सैक के पास। और एल्वियोलर सैक में बहुत सारी एल्वियोलाई पाई जाती हैं। ध्यान रखने लायक बात यह है, जो कार्टिलेज होता है, जो ऐसा इनकम्प्लीट सी शेप जो कार्टिलेज होता है, वो हमको इनिशियल लेवल तक मिलता है। यानी कि इस लेवल तक हमको क्या मिलता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। इस लेवल तक कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए ताकि समझ में आए। कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक पाई जाती हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। यहां पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, या मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट C-shaped rings are found at the level of, इतना डीप होती हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जाती हैं, एट द लेवल ऑफ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया से, कहां से? ट्रैकिया से होते हुए ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रहती हैं। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कहां से कहां तक रहती हैं? ये ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यहां तक रहती है। इसको ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टिलेजिनस जो रिंग्स होते हैं वो कहां से कहां तक होती है? वो ट्रैकिया से शुरू होती है और इनिशियल लेवल तक जाती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जाती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ये नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करती हैं? ये जब कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो ट्रैकिया को सपोर्ट करती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो पाइप है उसमें से अगर एयर निकल रही है तो क्या होगा? पिचक सकता है। ये पिचकने से रोकने में मदद करती है। यानी कि ये जो पाइप है उस पाइप को बंद नहीं होने देती है। अगर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं रहेंगी तो पाइप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आदमी मर सकता है। इसीलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं ताकि जो पाइप है, जो ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सारी ओपन रहें। इसीलिए इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मिटा दूं? पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए, अब दो टर्म होता है, एक टर्म होता है कंडक्टिंग जोन और एक टर्म होता है, दो टर्म्स होती हैं, कंडक्टिंग जोन और एक टर्म होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब होता है जिससे सिर्फ एयर आ जा रही है, वहां से किसी भी प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, दो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का मतलब कहने का यह है कि अब यहां से गैसेस डिफ्यूज कर जाएंगी, किसमें डिफ्यूज कर जाएंगी? एल्वियोलर सैक से होते हुए किसमें डिफ्यूज कर जाएंगी? ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिफ्यूज कर जाएंगे, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अब वो श्वसन में आ रही हैं।
लेकिन एक होता है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एयर आ जा रही है, वहां से किसी भी प्रकार के एयर का डिफ्यूजन ब्लड में नहीं हो रहा है, वहां से किसी भी प्रकार से एयर का डिफ्यूजन ब्लड में नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। लेकिन जब एयर का डिफ्यूजन होना शुरू हो जाए किसमें, ब्लड और एल्वियोलर सैक या किसी भी डक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी जोन। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से हम इसको अगले 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 बारे में बनाते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकोल्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। इस पे आप 50 स्टार लगा लीजिए तो भी कम रहेगा। मिटाऊं मिटाऊं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब है जो एयर को कंडक्ट कर रही है, ले आ रही है, ले जा रही है, कंडक्टिंग जोन उसको बोलते हैं। कंडक्टिंग जोन यानी कि हमारे ट्रैकिया का, हमारे विंड पाइप का ऐसा हिस्सा, विंड पाइप का द पार्ट ऑफ विंड पाइप विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एयर गोज इन एंड गोज आउट, जो आने और जाने में मदद करती है, जो पैसेज प्रोवाइड कर रही है, जो पैसेज प्रोवाइड कर रही है आने और जाने का, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। यहां से कंडक्टिंग जोन से देयर इज नो डिफ्यूजन इन द कंडक्टिंग जोन, यानी कि किसी भी प्रकार से गैसेस का डिफ्यूजन ब्लड में नहीं होता है, या ब्लड से किसी भी प्रकार से इसके अंदर नहीं होता है। जो कंडक्टिंग जोन होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होकर ये कहां तक जाती हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाती हैं। ध्यान से सुनिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कंडक्टिंग जोन होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स उसके अंदर क्या, उसके अंदर जाएंगे हम नेजल चेंबर क्या, नेजोफेरिंक्स के पीछे फेरिंक्स के पीछे ट्रैकिया के पीछे प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बाद टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यानी कि जो कंडक्टिंग जोन होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाती है, कंडक्टिंग जोन। मैं इसको लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आगे एयर किस में मूव करती है, नेजोफेरिंक्स या नेजल चेंबर। नेजोफेरिंक्स के बाद फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, क्योंकि अकेले है, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद टर्शियरी ब्रोंकस के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद मिड लेवल, हालांकि ये मैंने लिखाया नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए,
मिड, मैंने इसको डायग्राम में नहीं बनवाया है, मैंने उसके जगह पर डॉट 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 दे दिया, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी हाँ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो पार्ट मैंने लिखाया है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे कंडक्टिंग जोन है। इनमें सिर्फ एयर का कंडक्शन होता है, एयर का कंडक्शन होता है, वेयर कंडक्शन ऑफ एयर टेक्स प्लेस, वेयर ओनली, यहां पे ओनली लिख लीजिएगा, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। वेयर ओनली कंडक्शन ऑफ एयर टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी पार्ट से सिर्फ एयर का कंडक्शन होता है, यानी कि आना और जाना होता है, इनसे किसी भी प्रकार से एयर का डिफ्यूजन नहीं होता है। जब डिफ्यूजन होगा तब हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन इसके बाद होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन क्या होगा? रेस्पिरेटरी जोन होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर सैक। मिटा दूं? मिटाऊं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनमें किसी से एयर का डिफ्यूजन नहीं होता है, एयर का डिफ्यूजन नहीं होता है ब्लड में। ये सिर्फ कंडक्शन करती हैं, एयर को ले आती हैं, ले जाती हैं, एयर को ले आती हैं, ले जाती हैं, बस इतना ही, इनका इतना ही काम है। और मैंने इसको एक लाइन से लिख दिया है, आप इसको इसी प्रकार से अगर नोट डाउन करना होगा तो कीजिएगा, या एक लाइन से लिख लीजिएगा। मैंने तो ऐसे 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 किया है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। आप अपने नोटबुक में हो सके तो इसको एकदम सीधा लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। और ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। मिटा दूं? रेस्पिरेटरी जोन। अब आप हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन, तो रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है? वेयर डिफ्यूजन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या? CO2 एंड O2 टेक्स प्लेस, और ये रेस्पिरेटरी जोन कहां से कहां तक होती है? रेस्पिरेटरी जोन ऐसी जोन होती है जब अब यहां से रेस्पिरेटरी जोन में जैसे ही एयर जाएगी, अब यहां से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी जोन में है तो वो कहां पे चली जाएगी? वो चली जाएगी ब्लड में। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है होगा ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाएगा? रेस्पिरेटरी जोन में, और होते हुए कहां चला जाएगा? फिर से बाहर। ये होती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। मैंने इसको डायग्राम में बनवा रखा है, से ये होती हैं एल्वियोलर सैक तक, एल्वियोलर सैक, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? जहां पे डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन किनके किन बीच में होता है? रेस्पिरेटरी जोन और ब्लड के बीच में। ब्लड में ऑक्सीजन चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। सारा प्रोसेस हम धीरे धीरे देखेंगे, हम धीरे धीरे एक एक करके पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगले लेक्चर में हो सकता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम ब्रीदिंग कैसे हो रही है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन ये कैसे हो रहा है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इन सभी के बारे में हम एक एक करके जान लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारे
चीज़ों को कवर किया है। हमने देखा है कि कैसे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर 3 पार्ट में, राइट साइड में 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है और सेकेंडरी ब्रोंकाई एक एक लोब्स के पास जा रही है। इसी के कारण सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोब्यूलर ब्रोंकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब्यूलर ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड करके टर्शियरी ब्रोंकाई जो और पतली हो जाएंगी। टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और पतली, और उसके बाद मिड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स will divided into respiratory bronchioles, and respiratory bronchioles will end up with alveolar sac. In each alveolar sac there may be 2 or 3 alveoli, यानी कि एक alveolar sac में 2 या 3 alveoli पाई जा सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, तो आप इनको अगले लेक्चर में रिवाइज कीजिएगा और पूरे क्या बोलते हैं, लेक्चर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी नोट्स हैं आप उसको रिवाइज करके आइएगा, ताकि हम अगले लेक्चर को अच्छे से समझ पाएं। जो लेक्चर 4 था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।